हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एटी स्टडीज। मेरा नाम है आदित्य और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात करी कि हमने कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, कैसे हमें पता करना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में हमें डालना है, और अलग अलग कैटेगरी हमने स्टडी करी थी। और उसके ऑर्गेनिज्म की हमने नॉमेनक्लेचर कैसे करनी है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन कैसे करना है, ये भी हमने अंडरस्टैंड किया था। और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल एड्स भी पढ़े थे। इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमें क्लासीफाई तो करना है, लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए जो ग्रुप्स हमने, कैटेगरी, जो किंगडम हमने बना रखे थे, उन किंगडम की स्टडी करनी है, उन किंगडम की जनरल डिटेल्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। एनसीईआरटी ने चैप्टर को है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी ने प्रोवाइड कर रखी है छोटी सी इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को समझने में भी बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, यानी साइंटिफिक क्राइटेरिया के द्वारा नहीं, बल्कि द नीड टू यूज द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की हमारे पास क्यों ज़रूरत है, क्या वो हमें फूड के लिए चाहिए, शेल्टर के लिए, या फिर क्लोथिंग के लिए चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है पहले साइंटिस्ट का नेम चैप्टर के, दैट इज एरिस्टोटल। साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल, जिन्होंने अर्लीस्ट यानी सबसे पुराना अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने का। उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया था और क्लासिफाई किया था प्लांट्स को तीन कैटेगरी के अंदर, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। सिमिलरली उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे हैव रेड ब्लड सेल्स और नॉट। सो दे हैव रेड ब्लड सेल्स और दे डिड नॉट रेड ब्लड सेल्स, राइट। मूव करते हैं हमारे अगले पैराग्राफ की तरफ। तो लिनियस जो था, लिनियस के टाइम पे, लिनियस एक और साइंटिस्ट का नाम हमारे पास आ गया है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, जिसके अंदर इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया था। जो सिस्टम था वो ठीक तो था, लेकिन उसके अंदर काफ़ी डीमेरिट्स थे, काफ़ी दिक्कतें थी, इसलिए सिस्टम को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी। दिक्कतें क्या आई, दो क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से हमारे पास जो यूकैरियोट्स थे और प्रोकैरियोट्स थे वो साथ में आ गए थे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स साथ में आ गए थे। फोटोसिंथेटिक यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक लाइक फंजाई, ये ऑर्गेनिजम्स भी साथ में आ गए थे। तो तीन दिक्कतें थी जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के साथ में आ गए थे। जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं, और जिनके अंदर नहीं होती है उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी साथ साथ आ गए थे, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक भी साथ साथ आ गए थे। इसकी वजह से हमको इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। हालांकि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल्स में अगर हमने सिंपली कर दिया है तो बहुत ईजी तरीका है अंडरस्टैंड करने का। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो इन दोनों की कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे, दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते थे, इसलिए ईटो किंगडम क्लासिफिकेशन को इनएडिक्वेट माना गया था, राइट। तो हमें क्या करा, सिर्फ ग्रॉस, क्योंकि दो किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हमने किया था, सब हैविंग अ सेल वॉल एंड नॉट हैविंग सेल वॉल, ओके, उस बेसिस में हमने क्लासिफाई किया था क्रॉस मॉर्फोलॉजी पे। लेकिन हमको लगा कि अब हमें टाइम आ गया है कि और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करना जरूरी है, लाइक सेल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, नेचर ऑफ वॉल को भी हमें देखना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी देखना चाहिए, हैबिटेट यानी कहाँ रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन उनका क्या है ये भी देखना चाहिए, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी उनके एंसेस्टर्स जो ऑर्गेनिजम्स के थे क्या उनमें कोई रिलेशनशिप है, ये भी हमको देखना बहुत जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम का फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस के अंदर क्लासिफिकेशन का सिस्टम गया ओवर टाइम, राइट। और ये चेंजेस क्या थे, ये हम इधर मैंने एक लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज प्लांटेड एनिमेलिया वाज गिवन बाय साइंटिस्ट लिनियस, राइट। साइंटिस्ट लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन हमको प्रोवाइड किया था। जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था वो अनसाइकल ने प्रोवाइड किया था। जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन था प्रोवाइड बाय द कोपलैंड। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, जिसको अभी हम आज तक स्टडी करते हैं, वो आर एच विटेकर ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1969, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल लुईस, इनके द्वारा क्लासिफाई किया गया था। लिनियस ने, अभी हमने पढ़ा कि प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड किया था। हैकल जो अनसैकल दूसरे साइंटिस्ट आए थे, इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था, प्रोटिस्टा, यानी अब इस इनके टाइम पे तीन किंगडम हो गए थे, प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। कोपलैंड
जो कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था, इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था नेम्ड मोनेरा। यानी इनके टाइम पे चार किंगडम हो गए थे, दैट इज प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। याद रखिएगा, पहले प्रोटिस्टा है, बाद में मोनेरा, प्रो यानी पहले, ठीक है। एंड फाइनली आर एच विटेकर, द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था फंजाई, और इनके टाइम पे पांच किंगडम हो गए थे, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। बाद में कार्ल वुईस भी आए थे, जिन्होंने मोनेरा को ही दो अलग अलग डोमेन में डिवाइड कर दिया था, डोमेन आरके एंड डोमेन बैक्टीरिया, इनके अंदर डिवाइड कर दिया था। और एक जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स थे उनको अलग डोमेन में डाल दिया था, डोमेन यूकैरिया। यानी इन्होंने तीन डोमेन बना दिए थे। और देखा जाए तो पांच किंगडम पहले से ही थे, और इस एक किंगडम को इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया था। देयरफॉर इट इज बिकम्स अ सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी वन टू, अगर हम मोनेरा की जगह दो गिने, वन टू, एक फंजाई तीन, प्रोटिस्टा चार, प्लांटे पांच और एनिमल छह, यानी सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वो इसने दिया था, ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं, राइट। ओके। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट। प्लांट और एनिमल्स तो हैं, क्या है, कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंजेस नहीं होते। लेकिन हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होते रहते हैं, और उनको चेंज करने के लिए हमें अदर अदर किंगडम, नेचर ऑफ किंगडम को अंडरस्टूड करना बहुत जरूरी है। डिफरेंटली अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, यानी साइंटिस्ट को अलग अलग किंगडम की हमेशा जरूरत पड़ती रही टाइम के साथ, राइट। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल में भी हम कुछ टाइम बाद आएंगे। बात करते हैं आर एस विटेकर के बारे में। जैसे कि हमने अभी बताया, आर एस विटेकर वाज अ साइंटिस्ट हु प्रोवाइडेड फाइव यूनिट क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1969, अभी हमने पहले ही पढ़ लिया है। और इन्होंने फंजाई किंगडम जो है उसको डिस्कवर किया था, राइट। तो आर एच विटेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर 1969 प्रपोज्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने प्रोवाइड किया, जिसके अंदर इन्होंने मोंडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया रखा था। उस क्लासिफिकेशन के इन्होंने जो मेन क्राइटेरिया थे वो पांच थे, पांच मेन क्राइटेरिया इन्होंने क्लासीफाई कर रखे थे, पांच मेन क्राइटेरिया थे, इन्होंने अपना क्लासीफाई किया था। और पांच क्राइटेरिया क्या थे, सेल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे खाना खाते हैं, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैसी है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी फिर से इवोल्यूशन रिलेशनशिप कैसी है। इसी बेसिस पे इन्होंने पांच क्राइटेरिया के बेसिस में ये किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। यहाँ पे एनसीईआरटी हालांकि कार्ल वुईस की बात भी बताती है कि तीन डोमेन सिस्टम भी आया था। थ्री डोमेन सिस्टम मैंने आपको बताया, थ्री डोमेन कौन कौन से थे, दैट इज डोमेन आर के बैक्टीरिया, डोमेन आर के, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। ये तीन किंगडम भी थे, जिसके अंदर किंगडम मोनेरा को दो डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, डोमेन आर के एंड डोमेन बैक्टीरिया, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन थर्ड डोमेन, दैट इज डोमेन यूकैरिया। और एक तरीके से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बन गया था, जो कि कार्ल लुईस ने कहा था। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ओके। तो यहाँ पर पांच क्राइटेरिया को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने पांच क्राइटेरिया के बारे में लिखती है। आर एच विटेकर की डेट और इनका नाम याद करना जरूरी है। ये सब डाटा है आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड यहाँ पर आप कुछ चीजें देख सकते हैं, दैट इज द डीमेरिट्स ऑफ द लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। बढ़ते हैं आगे वाले पैराग्राफ की तरफ। अगर हम पांच किंगडम क्लासिफिकेशन को माने, टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होते थे उसके में बैक्टीरिया हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, फंजाई हो, मॉसेस हो, फर्न्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, सबको प्लांट के अंदर रख दिया जाता था। सारी चीजों को प्लांट के अंदर रख दिया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि सबके पास सेल वॉल थी, इसी बेसिस में इनको प्लांट के अंदर रख दिया जाता था। लेकिन ये काफी ज्यादा वाइडली डिफर किया करते थे, एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इट ब्रॉट टुगेदर, इसने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और जो यूकैरियोटिक थे उनको साथ साथ ला दिया था। इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी साथ साथ ला दिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्लामाइडोमोनास और स्पायरोगैरा जो थे वो साथ साथ एल्गी के अंदर ही रख दिए गए थे। जो क्लासिफिकेशन था वो हेटेरोट्रॉफिक को ऑटोट्रॉफिक से भी डिफरेंशिएट नहीं करता था। दो दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन, यानी उनके वॉल्स में भी, उनका जो वॉल का कंपोजिशन था उसके अंदर भी डिफरेंस आता था। फॉर एग्जांपल, जब फंजाई और प्लांटे को प्लांट्स के अंदर ही रख दिया गया था, तो बाद में पता चला कि फंजाई जो है उसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है, और जो प्लांट है उसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोसिक है। इन डिफरेंस पे जब ध्यान दिया गया तो एक नया किंगडम को कंसिडर किया गया, एक नया किंगडम को कंसिडर किया, दैट इज अ किंगडम फंजाई। सारे जितने भी हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया गया, और जितने भी यूनिसेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या है, क्लोमाइडोमोनास को लाया, जिनको पहले एल्गी में रखा जाता था, विद पैरामीशियम और अमीबा भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आया, जिनको पहले एनिमल किंगडम में रखा जाता था क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी और
जो क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को एल्गी के अंदर पहले इसलिए रखा जाता था क्योंकि इनके अंदर पहले सेल वॉल्स थी, राइट। इसको अभ्यस्त कैसे करेंगे, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला दोनों में सीसी आ रहा है, सो दे हैव द सेल वॉल्स, दे हैव द सेल वॉल्स, और सेल वॉल होने की वजह से इनको पहले किस में रखा गया था, प्लांटे में, लेकिन आज की डेट में किस में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। और पैरामीशियम हमारा अमीबा जो है, इनके अंदर इधर भी ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो आप इससे याद रखेंगे कि इनको पहले एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया था क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थे, और आज की डेट में इसको किस में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा। इन चारों को किस में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, राइट। So it is put together different organisms which is in early classes were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of the classification change. इनको फिर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर रखा गया क्योंकि जो धीरे धीरे क्राइटेरिया था हमारे पास वो बढ़ता गया, चेंज होता गया, जो क्राइटेरिया जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था उसका क्राइटेरिया चेंज होता गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि ऐसे चेंजेस आज के टाइम पे कोई भी क्लासिफिकेशन जो है परफेक्ट नहीं है, बेस्ट नहीं है। धीरे धीरे टाइम के साथ सारे क्लासिफिकेशन जो है, सारे चेंजेस जो हैं वो फ्यूचर बेसिस के पे डिपेंड करते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, उनके अंदर चेंजेस आते रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते जाएंगे और रिलेशनशिप्स को समझते जाएंगे। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व द क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल। आने वाले टाइम में समय के साथ हमने ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस किए जिसमें ना ही सिर्फ हमने मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को देखा, बट हमने फाइलोजेनेटिक सिमिलरिटीज को भी देखा। फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की सिमिलरिटी को भी हमने स्टडी किया। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे वो सारे किंगडम्स के बारे में, सारे किंगडम्स के बारे में, और साथ ही में आखिरी में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जिनको किसी भी किंगडम में कोई जगह नहीं मिली। बात कर लेते हैं हमारे इस टेबल के बारे में। टेबल 2.1 एनसीईआरटी में दी गई टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसमें हमारे पास किंगडम मोनेरा आता है, किंगडम प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आती है, प्लांटे और एनिमेलिया आता है। 5 किंगडम हमारे पास आते हैं। सेल टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक कहने की बात ही नहीं है। सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक होता है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और इन चारों में प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल की बात कर दी जाए तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड बने होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ के अंदर होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है। फंजाई के अंदर होती है लेकिन और काइटिन की बनी होती है। प्लांटे के अंदर भी होती है और सेलुलोज की बनी होती है। और वेरी स्पेशल इसके अंदर एनिमिलिया के अंदर एब्सेंट रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक से मैच कर सकते हैं किसके अंदर एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले के दो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सेलुलर होते हैं। फंजाई की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर या फिर लूज टिश्यू आप कह सकते हैं, प्लांटेड टिश्यू या ऑर्गन लेवल, एनिमिलिया टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोनेरा का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, आप जितने भी न्यूट्रिशन जानते होंगे वो सारे न्यूट्रिशन आपको मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं। ओके, प्रोटिस्टा के अंदर भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक पाया जाता है। फंजाई के अंदर हेटरोट्रॉफिक पाया जाता है। प्लांटे सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक के नेचर के होते हैं, और जो एनिमेलिया होता है वो हेटरोट्रॉफिक के नेचर का होता है। यहाँ पर भी फंजाई भी हेटरोट्रॉफिक होता है। ये आपके दोनों न्यूट्रिशन के अंदर पाए जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक। और सिमिलरली इसके अंदर भी ऑटोट्रॉफिक भी पाया जाता है और हेटरोट्रॉफिक भी पाया जाता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में भी कई अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं खत्म, मिलेंगे आने वाले लेक्चर पे। स्टडी करेंगे अपने पांचों किंगडम को और देखेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को जिनको इन पांचों में कोई जगह नहीं मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।